एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी का आज के इस विशेष प्रश्न के साथ बहुत बहुत स्वागत है। कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर स्पेशली नीट और जेईई के अंदर पूछा गया ये प्रश्न है। और यदि आपने 12th की फिजिक्स पास आउट कर ली है तो हम देखना चाहते हैं कि आप लोगों का जो लेवल है वो किस तरह का, आपने किस लेवल की स्टडी कर रखी है। इसी श्रृंखला में आज हमने आप लोगों के सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया। चलिए प्रश्न को समझते हैं कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली घड़ी है। ये एक घड़ी है जो कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की है, ठीक है। ओके, इसके प्रत्येक अंक के ऊपर उतने ही मान का माइक्रोकुलाम कोटि का आवेश रखा गया। यहां पे 12 बजते हैं तो 12 माइक्रोकुलाम, यहां पे 1 तो 1 माइक्रोकुलाम, यहां पे 2 माइक्रोकुलाम, 3 माइक्रोकुलाम, और इस तरह से इसके सभी अंकों के ऊपर 8 माइक्रोकुलाम, 9, 10 और 11 माइक्रोकुलाम के आवेश रखे गए हैं। आगे सवाल कह रहा है कि इसके केंद्र के ऊपर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। ये इसका सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करें सर हम जानते हैं कि यहां पे जो आवेश हैं और सबकी जो दूरियां हैं वो 6-6 सेंटीमीटर हैं, तो हर एक आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकाल लें और फिर उनका सदिश योग कर लें। बिल्कुल आपकी बात सही है, तरीका तो यही होना चाहिए। लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। देखिए, ये जो 12 माइक्रोकुलाम का आवेश है ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा नीचे की तरफ, क्लियर है। और इसके ठीक नीचे वाला जो 6 माइक्रोकुलाम का आवेश है वो भी धनावेश है, तो वो विद्युत क्षेत्र करेगा बाहर की तरफ, तो ऊपर की तरफ। तो ये दोनों विद्युत क्षेत्र जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। और विपरीत दिशा के अंदर हम जानते हैं कि जब कोई दो सदिश राशियां विपरीत दिशा में होती हैं, मान लीजिए इधर 5 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर 2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इन दोनों का परिणामी मान हम कैसे निकालते हैं यार। सदिश योग करना है, चाहे वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, चाहे वो बल हो, चाहे संवेग हो, जो सदिश राशियां होती हैं और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री के ऊपर हैं तो सदिश योग के नियम से हम जानते हैं कि ज्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू घटा दें तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक बहुत शॉर्ट मेथड आ जाएगा कि जो अपोजिट वाले आवेश हैं उनमें से एक का प्रभाव हम कम कर दें। अब देखते हैं कि कैसे कम करेंगे। इस 12 कूलाम की और इस 6 कूलाम की वजह से प्रभाव होगा कितना, इस बात को हम समझते हैं। हमारे पास बिंदु आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है सर, KQ/R²। अच्छा, यहां पे हम लिखेंगे 12 की वैल्यू इस Q की जगह, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 6 की वैल्यू। तो 12 वाली वैल्यू जो ज़्यादा है उनमें से 6 Q/R², जो KQ/R² है, इसको माइनस कर देंगे। तो बेटा K/R² तो दोनों में से कॉमन आएगा ना यार, तो इसमें क्या बचेगा, 12 - 6 बचेगा। तो 12 - 6 बचेगा तो 6 कूलाम आवेश का प्रभाव बचेगा ऊपर वाले का। यहाँ पे 12 है, ये 6 है, 6 इसको अपोज करेगा तो यहां पर 6 कूलाम आवेश का प्रभाव बचेगा। यानी हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर हम इस आवेश को यहां से हटा दें और यहां पे सिर्फ 6 माइक्रो कूलाम का आवेश रख दें तो वो दोनों इन दोनों के जोड़े के तुल्य होगा। क्लियर है। तो यहां पे हमने लिखा है, नीचे डायग्राम को समझने का प्रयास करें कि ये जो ए वाला आवेश है इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो पॉइंट केंद्र पे चाहिए हमें, तो वो बाहर की तरफ हो जाएगी। तो E कह दिया हमने, ए आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके बाद में यहां पे 1 होता है और यहां पे 6 होता है, यहां पे 7 होता है, यहां पे 7 होता है। ये तो 6 बज गए ना, यहां पे 7 बजते हैं तो 7 माइक्रो कूलाम रखा गया है और यहां पे 1 माइक्रो कूलाम रखा गया है। तो ये जो 7 वाले में से 1 माइक्रो कूलाम हम हटा देंगे तो यहाँ पे 6 माइक्रो कूलाम का प्रभाव ज्यादा बचेगा और ये विद्युत क्षेत्र एकदम बाहर की तरफ उत्पन्न करेगा। इसी तरह से यहाँ पे 2 लिखा होता है और यहाँ पे 8 लिखा होता है, तो यहाँ पर भी 6 माइक्रो कूलाम का प्रभाव बचेगा, ये भी विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ। यहाँ पे 3 माइक्रो कूलाम होता है और यहाँ पे 9 माइक्रो कूलाम है, तो 9 माइक्रो कूलाम वाला भी ज्यादा हो गया, 6 माइक्रो कूलाम, तो ये भी विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ए की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने नीचे की तरफ लिख दी। इसके बाद में हमने सबको नाम दे दिया, BCDEFGHIJKL तक हमने नाम दे दिया ताकि हम इनको थोड़ा अच्छे से समझ सकें। फिर ये जो H वाला है इसका प्रभाव बाहर की तरफ हो जाएगा, I वाले का प्रभाव बाहर की तरफ हो जाएगा, J वाले का प्रभाव हो जाएगा, K का प्रभाव हो जाएगा और L का प्रभाव हो जाएगा। क्योंकि ये इतने वाले जो 6 आवेश हैं वही तो ज्यादा हैं, ये वाली वैल्यू तो कम है इधर की, तो इनका प्रभाव बचेगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का
परिमाण तो सबका समान आएगा ना यार, क्योंकि सबके ऊपर 6 माइक्रोकूलाम का प्रभाव ज्यादा है और सबकी जो दूरियां हैं वो भी इक्वल है, तो सबकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या आएंगी, बराबर आएंगी। और कितनी आएंगी, हमने यहाँ पे लिखा है ई ए बराबर, फॉर्मूला हमारे पास होता है सर के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, तो के की वैल्यू लिख दी, क्यू जो है वो 6 माइक्रोकूलाम है सभी के अंदर, और बटा में आर का स्क्वायर, तो आर हमारे पास 6 सेंटीमीटर की दूरी है, तो अपन इसको मीटर में बदल लेंगे, -2 से गुणा कर देंगे 10 की पावर, और इसका ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। फिर एच आई जे के एल सभी की विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं हैं वो आपस में परिमाण में सब में क्या है, बराबर हैं। सारी की सारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं परिमाण में बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन अलग है, इसलिए मैंने इनके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया किसी के ऊपर, केवल हम इसके मॉड की बात कर रहे हैं, केवल हम इसके परिमाण की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम इनका सदिश योग करना सीख लेते हैं। सर कैसे करें, सर एक काम करते हैं कि ये जो जे वाला है ये तो बीच में है, इसको तो यहीं पड़ा रहने देते हैं। ये जो आई का फैक्टर है, ठीक है, और ये जो के वाला विद्युत क्षेत्र है ये इसके दोनों तरफ है बराबर बराबर एंगल पर, कितने कितने डिग्री एंगल पर, आप जानते हैं कि एक के अंक के बीच में यहां 30 डिग्री का अंतर, फिर आगे फिर 30 डिग्री का अंतर, फिर 30 डिग्री का अंतर, क्योंकि टोटल तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है ना यहाँ पर, तो 30 डिग्री का एंगल है, तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो दो सदिश राशियां जो परिमाण में समान हैं और 60 डिग्री के ऊपर लग रही हैं, तो इन दोनों का योग कैसे होगा, तो सर हम जानते हैं कि r का जो स्क्वायर हमारे पास आता है वो दो सदिश राशियां p और q का योग होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, तो cos थीटा में दोनों के बीच का टोटल एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे cos 60 डिग्री लिखेंगे और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और p और q आपस में परिमाण में बराबर हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम पी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यू भी बराबर है, इसको भी पी स्क्वायर लिख सकते हैं, पी स्क्वायर हमारे पास है ही सही, तो कितने पी स्क्वायर हो गए, 3p स्क्वायर हो गए, तो फाइनली हम अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं इसको 3p स्क्वायर। अब पी स्क्वायर का तो अंडर रूट हटा देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू पी। समझ में आ रही मेरी बात, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब दो समान परिमाण की सदिश राशियां और 60 डिग्री के ऊपर यदि लग रही हैं तो हम डायरेक्ट उनका रिजल्ट निकाल सकते हैं। यदि आप लोगों ने सदिश संयोजन कक्षा 11 की फिजिक्स में अच्छे से पढ़ा तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है, दोनों परिमाण में बराबर हैं, तो हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास cos 60 की वैल्यू 1/2 से 2 कटेगा, ये तीन वैल्यूज आपस में बराबर होती हैं, तो किसी भी एक वैल्यू को उठा करके हम उसको अंडर रूट 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास इन दोनों का जो रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आएगा किधर, बीच वाली डायरेक्शन में आएगा। तो यहां पे हमने लिखा है कि ई आई जो है और ई के जो है ये दोनों उनके बीच में 60 डिग्री का कोण है, इसलिए इनका जो परिणामी मान होगा वो सदिश योग से निकाल लेंगे। सदिश योग से निकालने के लिए मैंने एक परिमाण को उठा करके और उसको अंडर रूट 3 से गुणा कर दिया, और ये जो डायरेक्शन है इसको मैं एक्स एक्स की डायरेक्शन मान रहा हूं, तो जब हम इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसके साथ में हम आई कैप लगा देंगे, एक्स एक्स की डायरेक्शन में एकांक सदिश आई कैप लगाते हैं। तो ये तो बात होगी हमारे पास आई कैप की और ये ई आई की और ई के की, ठीक है। इसके बाद में जो ई जे वाला है वो खुद इस तरफ है ही सही, तो इसको भी वेक्टर फॉर्मेट में लिख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी सर ई जे, वैल्यू इसकी खुद है ही सही और एक्स एक्स की डायरेक्शन में है, तो इसको हम आई कैप लगा करके छोड़ देते हैं। सर अब हमारे पास आई हो गया, जे हो गया और के का रिजल्ट तो आ गया दोनों का इस डायरेक्शन में। एच को और एल को और देख लेते हैं यार, एच और एल जो है देखो 30 डिग्री का एंगल यहां पर, 30 डिग्री का एंगल यहां पर, 30 डिग्री का एंगल इनके बीच और 30 का एंगल इनके बीच, और ये एग्जैक्टली जो एच और एल की लाइन है ये दोनों एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और 120 डिग्री के ऊपर जब हम दो सदिश राशियों का योग करें तो रिजल्ट इनका एग्जैक्टली बीच में आएगा, क्योंकि दोनों परिमाण में बराबर हैं। तो वैल्यू कितनी लिखेंगे सर, वही फॉर्मूला है पी स्क्वायर प्लस जो दूसरी वैल्यू है वो भी पी के बराबर है, तो इसको भी हम पी स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 2 पी एंड क्यू होता है तो दोनों बराबर है तो इसको हम पी स्क्वायर लिख देते हैं, और कोस 120 डिग्री, और बेटा जी कोस 120 डिग्री का मान होता है -1/2, तो ये /2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस यहाँ लग जाएगा, तो ये माइनस, ये जो पी स्क्वायर है लास्ट वाला ये माइनस का हो गया, ये एक को ले डूबेगा, तो पी स्क्वायर का अंडर रूट हमारे पास है तो रिजल्ट पी आ जाएगा।
कक्षा 11 की फिजिक्स में अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि जब दो बल या कोई भी दो सदिश राशियां 120 डिग्री के एंगल के ऊपर लग रही हैं और ये दोनों परिमाण में बराबर हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो इनके बीच में तो आएगा, लेकिन किसी भी एक के बराबर आएगा, किसी भी एक वैल्यू के बराबर आएगा। और इसी प्रश्न के अंदर अगर ये जो एंगल है वो अगर 120 डिग्री का ना हो करके अभी जो हमने पढ़ा था कि अगर 60 डिग्री का है और दो सदिश राशियां बराबर परिमाण की और 60 डिग्री पे लग रही हैं, तो हम किसी एक परिमाण को उठा करके उसको √3 से गुणा कर देते हैं। यानी सिंपल वही हमारे पास सदिश संयोजन वाला फॉर्मूला ही हमें फॉलो करना होता है। तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो दोनों में से किसी एक को उठा करके और यहाँ पे आई कैप लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जो EH है और EL वेक्टर है उनके बीच में 120 डिग्री का कोण है, इसलिए जब हम इनका सदिश योग करेंगे तो इनका परिमाण क्या आ जाएगा, किसी भी एक के बराबर आ जाएगा। तो इसको हमने क्या लिखा है, EHL। HL का मतलब है कि H का और L का कंबाइंड रिजल्ट है। EJ वाला खुद का अकेला था ही सही, और ये I और K का खुद का प्रभाव है जो 60 डिग्री पे था, तो हमने इसको √3 से गुणा कर रखा है। अब हमारे पास बात रह जाती है सिर्फ नीचे वाली वैल्यू की, और नीचे वाली वैल्यू कौन है, EA। ये एग्जैक्टली नीचे की तरफ है, तो ये तो भाई साहब नीचे की तरफ रहेगी ही सही। अब हमारे पास एक्स एक्स की डायरेक्शन में कौन कौन आ गया, एक तो हमारे पास EJ आ गया, I और K का टोटल इफेक्ट आ गया, H और L का टोटल इफेक्ट आ गया, और ये तीनों किस तरफ हैं, आई कैप की डायरेक्शन में, एक्स एक्स की दिशा में है। तो इन तीनों का परिमाण तो हम क्या कर सकते हैं, ये तीन राशियां EJ वेक्टर आ गया, IK वेक्टर हो गया और HL वेक्टर हो गया, ये तीनों एक्स एक्स की डायरेक्शन में है। तो जब तीनों एक्स एक्स की डायरेक्शन में है तो इनका परिणामी मान हम पहले निकाल लेते हैं। तो क्या तरीका हो जाएगा, J वेक्टर IK और HL एक की दिशा में है तो इनका सदिश योग कर लेते हैं। एक ही दिशा में है तो सदिश योग तो सीधा सीधा योग हो जाएगा ना यार। तो ये वाली वैल्यू तो दोनों में से कॉमन आ जाएगी। J वेक्टर के साथ 1 था, I और K के साथ में √3 था, H और L के साथ में 1 ही वैल्यू थी 120 डिग्री वाली, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो इन दोनों को अपन योग कर लेते हैं और इसको हम एक समीकरण छोड़ देते हैं, समीकरण नंबर 5 लिख करके इन तीनों का जो टोटल रिजल्ट है उसको हमने समीकरण नंबर 5 से डिनोट कर दिया। और अब ये जो A है ये इसके साथ इन दोनों के बीच में JKL का इफेक्ट, इन तीनों का जो इफेक्ट था, और EKA का इफेक्ट, ये दोनों लंबवत हैं, दोनों लंबवत हैं, तो अतः इनका हम क्या कर देंगे, सदिश योग करेंगे। सदिश योग करेंगे तो हमारे पास वही p² + q² + 2pq cos थीटा। अरे भाई साहब cos थीटा तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो अब की बार हमारे पास वापस cos थीटा वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। तो EA वेक्टर और JKL का जो तीनों का इफेक्ट है वो लंबवत है, तो इनका सदिश योग करेंगे। सदिश योग करेंगे तो A का स्क्वायर + JKL का स्क्वायर + 2pq cos थीटा, और थीटा कितना 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये वाला फंक्शन तो यहां से ही रिमूव हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रह जाएगा, क्या करें बोलो सर, EA की वैल्यू और JKL दोनों का स्क्वायर करना है, प्लस करना है और रूट निकालना, बस इसके आगे का काम हो जाएगा। अब मैथमेटिक्स बची है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो मैंने दोनों में से ये वैल्यू कॉमन ले ली, A वाले में 1 था और JKL वाले इफेक्ट के अंदर 2 + √3, क्योंकि उसमें आपको याद होगा 1 + √3 + 1 आया था, तो इसको अपन 1 और 1 को 2 लिख देते हैं, प्लस √3 लिख देते हैं। तो पहले का 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और इसका अपने को स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास EA का इफेक्ट है और ये JKL का इफेक्ट है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, और उनके गुणा में जो कॉमन वैल्यू है वो स्क्वायर करके और इसके बाहर कॉमन आ जाएगी। अब इसको अपन इससे बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है और रूट है, तो ये वैल्यू तो हमारे पास बाहर आ जाएगी, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस पूरे के ऊपर √ हमारे पास शेष रह जाएगा। तो ये √ हमारे पास शेष रह जाएगा। ये x + y के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से अपन ओपन कर लेते हैं। तो 1 हमारा ऑलरेडी चल रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2√3 को अपन जब 2xy लिखेंगे तो 4 √3 हो जाएगा। इन दो को जोड़ देंगे तो ये 8 + 4√3 का रूट चल रहा है हमारे पास। सिंपल मैथमेटिक्स है, आप लोग बड़े अच्छे से इसको समझ सकेंगे। इनमें से 4 कॉमन ले लेते हैं अंदर, √ के अंदर ही, तो 4 कॉमन ले लिया तो इसमें 2 बच गया और इसमें √3 बच गया, और दोनों के ऊपर √ चल रहा है, तो ये जो 4 है ये तो बाहर निकल सकता है क्योंकि 2 का स्क्वायर लिखेंगे √ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको तो मैंने 2 के स्क्वायर का √ के फॉर्मेट से बाहर निकाल दिया। और अंदर क्या रह गया,
अंदर रह गया सर हमारे पास जो हमने कॉमन लिया था, एक में रह गया 2 और एक में रह गया √3 और इसका पूरे का अंडर रूट, और ये वैल्यू आपके पास है। इसको आप सॉल्व कर लें, इस तरीके से ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब ये जो सवाल है वो कई और तरीकों से भी चेंज हो सकता है, कोई और भी लैंग्वेज बना सकता है। ये सारे आवेश हैं, इनकी वजह से इसके केंद्र बिंदु के ऊपर विभव निकालिए, विभव निकालिए। चलिए इसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में करते हैं, और विभव का जो रिजल्ट है वो आप लोग सॉल्व करके और हमें बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, प्लीज़ आप उनके साथ हमारे इस वीडियो का लिंक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।